नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रामा देवी सिंह चाइल्ड एकेडमी। और जो प्रोनाउन की शुरुआत हमने पिछले वीडियो में करी थी, अब उसका कंटिन्यू करते हुए हम दूसरा भाग आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा भाग कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी हमने हिंदी नहीं लिखी है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम होती है। मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ, निजवाचक सर्वनाम। When the action done by the subject and turn back reflects upon the subject, यानी कोई ऐसा कार्य जो सब्जेक्ट द्वारा किया जाए और उसका प्रभाव खुद लौट करके सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता हो, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए यहाँ पे, जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का असर या प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, यानी कर्ता पर ही पड़ता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें तो अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे राम हर्ट हिमसेल्फ, राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को चोट पहुंचाई। अब ऐसा है, राम है, कुछ लिया है, कोई काम कर रहा है, वो अपने हाथ से ही अपने हाथों को मार लेता है, तो वो चोट, जो चोट लगी उसको किसी अन्य के द्वारा नहीं पहुंचाएगी, वो चोट अपने आप को खुद उसने पहुंचाई। यानी काम भी सब्जेक्ट ने किया और चोट भी, यानी वो उसका प्रभाव जो है, उस काम का जो प्रभाव हुआ, वो प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता नजर आया। जैसे यहाँ पर राम कोई काम कर रहा था, तो उस काम के दौरान उसको खुद को चोट लग गई। हालांकि इस चोट लगने के पीछे किसी और का हाथ नहीं था, तो राम के हाथ खुद था, तो राम ने खुद को चोट पहुंचाई। अगला देखिए, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। अब खुद को मार डालने का सेंस क्या हुआ? देखिए, मार डाला तो कुछ उसने किया होगा, कोई ना कोई काम किया होगा। हो सकता है उसने सुसाइड किया हुआ, हो सकता है उसने जहर निगल लिया हो या कीटनाशक खा लिया हो। तो ऐसे में क्या कहेंगे, उसको हम सुसाइड कहते हैं। तो खुद को मारने को सुसाइड ही कहता रहता है, आत्महत्या इसे कहते हैं। उसने खुद को मार डाला, कुछ ऐसा काम किया जिसका प्रभाव उसकी जीवन ले बीता। सीता कट हर हैंड हिमसेल्फ, सीता ने अपना हाथ स्वयं काट लिया। स्वयं काटने का मतलब, वह जो काम किया उसका प्रभाव खुद सीता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे प्रकार देख करके आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ये बिल्कुल इजी है। देखिए ये कितना इजी है, यानी कोई ऐसा काम जिसका प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर पड़ जाए, उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब सब्जेक्ट में यही है राम, ही, सीता, और हम कहें कि उसने अपने आप को मार लिया, उसने अपने आप को कर लिया, उसने अपना बैग खुद चोरी करा लिया। तो ऐसा है कि काम तो होगा, लेकिन उस काम का प्रभाव, उस कार्य का प्रभाव सीधा कहाँ पड़ेगा? सब्जेक्ट पर पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये वाला पूरा हुआ। अब अगला देखते हैं, एम्पैथी क्या कहता है। देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन को हम समझते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन में देखिए, एन एम्फैटिक प्रोनाउन एम्फसाइज एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। एंटीसीडेंट मतलब जोर देना, दबाव देना, प्रेशर। जब प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है या एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के साथ साथ इसके पहले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा गया, दोनों देखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बहुत बारीक सा अंतर होता है इन दोनों में। पहले इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम चर्चा डिटेल में करते हैं। देखिए, राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, राम ने बाघ को स्वयं मारा, राम ने बाघ को स्वयं मारा। अब यहां पर देखिए, जो काम का असर है क्या राम पर पड़ रहा है? यहाँ पे काम क्या है बेटा? यहाँ पे है काम मारने का। क्या है? काम है मारने का, काम है मारने का। क्या मारने का असर इस पर पड़ रहा है? क्या राम ने अपने आप को मारा है? नहीं, राम ने टाइगर को मारा, बाघ को मारा है, तो बाघ पर असर पड़ रहा है। और जो हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ किस लिए आया है?
ये हिमसेल्फ इस राम पर जोर देने के लिए आया है, यानी सब्जेक्ट यानी या कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए सेल्फ लाया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, यू कैन डू इट, यू कैन डू इज सॉरी यहाँ पे इट होना चाहिए, यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम इसे खुद कर सकते हो। अब कोई काम है, अब वह उसे करने जा रहा है, लेकिन उस काम का परिणाम किस पर पड़ रहा है, उस काम पर ही पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए बोझ उठाना हुआ, ठीक है, बोझ उठाने के काम पर पड़ रहा है। इस प्रकार से आई कैन गो माई सेल्फ, मैं अपने आप खुद जा सकता हूं, मैं खुद जा सकता हूं। कहीं जाना हुआ, जैसे मान लीजिए कि कहीं डरावनी प्लेस है, डरावनी स्थान पर लोग कहते हैं अरे यार तुम 2-4 को लिए जाओ, वो कहता है नहीं मैं अकेले जाऊंगा, मैं अकेले जा सकता हूं, मैं वहां पे अकेले खुद जा सकता हूं। इसलिए हम माई सेल्फ किसके लिए आया, यहाँ पे प्रोनाउन पर जोर देने के लिए आया है। और ध्यान दीजिए अभी मैंने क्या बताया, दोनों ही बहुत बारीक हैं, चाहे एम्फैटिक प्रोनाउन देख लीजिए और चाहे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लीजिए, दोनों ही एक जैसा देखने में लगते हैं। उसमें भी सेल्फ रहेगा, हिमसेल्फ, माई सेल्फ और सेल्फ, उसमें भी रहेगा। लेकिन भैया अंतर क्या होगा इसमें, अंतर मुख्य होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, अंतर ही होगा कि यहां पर जो काम का असर है वह किसी अन्य पर पड़ेगा, किसमें, एम्फैटिक में, बल्कि रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काम का असर स्वयं कर्ता पर पड़ जाता था, स्वयं नाउन पर पड़ जाता था। ऐसे में क्या था, नाउन पे असर पड़ने का मतलब कोई है जो अपने आप को ही मार ले, अपने आप ही कुछ कर ले, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह उसका असर उसी पर पड़ता है। लेकिन जब कर्ता का असर सिर्फ काम पर पड़ता हो, यानी टाइगर को मारने का काम हुआ, यहाँ पर कुछ करने का काम हुआ, यहाँ पर जाने का काम हुआ, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर के एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसका असर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, जबकि इसमें यह कर्ता पर जोर देने के लिए आता है। अंतर ये इतना है, इस अंतर को चाहिए तो आप नोट बना के लिख लीजिए। और दूसरी चीज इसमें देख लीजिए, आप सभी जरा इस बात पर गौर फरमाएंगे। एक नोट मैंने लिखा है कि प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बनाने के लिए सिंगुलर यानी जो एक वचन होगा, एक वचन प्रोनाउन के लिए सेल्फ जोड़ा जाता है, और प्लूरल प्रोनाउन यानी बहुवचन प्रोनाउन के लिए सेल्फ लगा दिया जाता है। सेल्फ, SELVES, सेल्फ। अब ध्यान दीजिए, जैसे माई एक वचन है तो इसमें सेल्फ जुड़ गया, माई सेल्फ हो गया। अब हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर, देखिए आवर बहुवचन है, बहुवचन के लिए आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स एटसेट्रा। इसे समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे सर ये दोनों प्रोनाउन तो एक ही हो गए, तो फिर ये अलग अलग कैसे हुए। अलग अलग मैंने बता दिया है कि अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि रिफ्लेक्सिव का जो होता है पूरा असर उस सब्जेक्ट पर ही होता है, जबकि एम्फैटिक का जो असर होता है वो काम पर होता है। बस केवल एम्फैटिक क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा उसने टाइगर को मारा या राम ने टाइगर को मार दिया। अब राम ने जो काम किया वो काम किस पर हुआ, टाइगर पर हुआ, चोट टाइगर को लगी, लेकिन हिमसेल्फ किसके लिए आया, और राम ने खुद मारा। इसमें किसी और ने नहीं मारा उस टाइगर को, राम ने खुद ने मारा। ठीक है, तो देखते हैं अगला जो होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, किसी चीज का संकेत, इशारा, निर्देशन करना। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब कर्म नहीं बल्कि वस्तुएं होगा, चीजें।
टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का उपयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता हो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज को दिखाना, इशारा करना। तो कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगा, उस तरफ इशारा करते हैं हम लोग। इशारा करते करते अरे यार ये यहाँ पर है, वो वहां पर है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे कहते हैं। वस्तुओं की बात की गई, व्यक्तियों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर वस्तुओं की बात की गई है। व्यक्तियों की बात हम पर्सनल प्रोनाउन में कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका एग्जांपल देखिए, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। इसे कहते दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर का है मेरे पास में, अभी इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। दीज आर मोबाइल्स, ये सभी मोबाइलें हैं। दीज दोज आर लैपटॉप्स, वो सभी लैपटॉपें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें से 2 ऊपर के देख लीजिए और 2 नीचे की देख लीजिए। ये दोनों हमारी क्या करेंगे, ये दोनों हमारे एक वचन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, एक वचन, जबकि ये दोनों बहुवचन। ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, बहुवचन शो कर रहे हैं। यानी दीज, दोज, ये सभी बहुवचन है। यहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल्स, लैपटॉप्स, यहाँ पे एस का प्रयोग लास्ट में हुआ है। यहाँ पे देखिए दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक। इसमें एक कमाल की चीज मैं बताऊं, ध्यान दीजिएगा। जब हम दिस का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग नजदीक की एक वचन की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग नजदीक की एक वचन यानी अकेली वस्तु को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी ये मार्कर हमारा अकेला है और मेरे पास में ही है, तो इसमें क्या कहूंगा, दिस इज अ मार्कर, अकेला है। लेकिन यहीं पर ढेर सारे हम मोबाइल्स रख दें, 4-5 मोबाइल रख दें, रेडमी का ले लें, Xiaomi का ले लें, सैमसंग का ले लें, ढेर सारे मोबाइल हमारे बाजार में फैले हुए हैं, संक्रामक बीमारियों की तरह मोबाइल फैल गए हैं। तो उस मोबाइल को लाके यहाँ पर रख दें और हमारे पास में रखें, तब हम क्या कहेंगे, कहेंगे दीज आर मोबाइल्स। यानी दिस का प्रयोग नजदीक की एक वचन वस्तु दिखाने के लिए किया जाता है और दीज का प्रयोग नजदीक की बहुत सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है। बहुत सारी वस्तुएं यानी बहुवचन। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, दैट कहते नहीं, दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। जाहिर सी बात है, वह एक किताब है, इसका मतलब दूर है वो किताब, हमारे नजदीक नहीं है, वो दूर है, वो किताब हमसे दूर है। दूर की वस्तुओं को इशारा किया जा रहा है। उसी प्रकार दोज आर लैपटॉप्स, वो सभी लैपटॉप्स हैं, वो सभी लैपटॉप्स यानी लैपटॉप्स हमारे दूर रखे गए हैं और कई सारे लैपटॉप हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि वो बहुत सारे लैपटॉप हैं। तो इससे क्या निर्देश निकला, क्या निकला सर निष्कर्ष, ये निष्कर्ष निकला कि दिस और दीज का प्रयोग एक वचन की और बहुवचन की नजदीक की वस्तुओं दिखाने के लिए किया जाता है और दैट और दोज का प्रयोग दूर की बहुवचन की वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है। आप चाहें तो इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, नहीं आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसको आप देख करके इसको एक आप नोट में जरूर बनाइएगा कि दिस और दैट का प्रयोग पहली बात तो एक वचन के लिए होता है और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। वहीं पर दिस और दीज का प्रयोग एक वचन और बहुवचन यानी के साथ नजदीक की चीज दिखाता है और दोज और दैट दूर की वस्तु को दिखाता है, उसमें एक वचन होगा, एक बहुवचन होगा। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें यहाँ पे क्लियर हो गया और बहुत ही सरल है। मैंने क्या कहा था, प्रोनाउन बहुत ही सरल है, बस उसको समझने की जरूरत है। आप जहां 2 बार 3 बार रिवीजन किए, रिवीजन ही सबसे बड़ा आपका जो आज के जो असफल बच्चे हैं, जो नौकरी नहीं मिलती है, जैसे हम जैसे बच्चे अभी तक कहीं नौकरी नहीं मिली है, उनका हमारा एक कारण यही रहा है कि हमने जहां तक मैंने ये एहसास किया है कि रिवीजन ना करने की वजह से असफलता हाथ लगी है। यदि रिवीजन अच्छे से हो जाए तो इंसान को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और रिवीजन ना होने के ढेर सारे कारण होते हैं, उन कारणों को मैं डिस्कस करना बहुत जरूरी नहीं समझता, लेकिन उन कारणों को अवॉइड करते हुए, उन कारणों पर विजय पाते हुए जो बच्चा ऐसा करता है वो एक दिन सफल जरूर होता है। तो देखते हैं अगला हम इसमें एक ध्यान देने की बात और है
यदि दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न कह करके उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि, और प्रोनाउन क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग किसी न किसी नाउन के बदले किया जाता है, यानी किसी नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन के बाद नाउन आने का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आता है तो हम उसे क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे इसके बाद तब जाकर उसमें पता चलेगा। उसमें ये प्रकार होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहे हैं कि दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, यह बुक मेरी है, यानी यह किताब मेरी है। अब ध्यान दीजिएगा, दिस जो होता है वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यानी किसी चीज को सूचना देता है। अभी मैंने बताया कि दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है, और नजदीक की कौन सी वस्तु? नजदीक की एक वचन की वस्तु को दिखाने के लिए जाता है। और दैट का प्रयोग किया जाता है दूर की बहुवचन। कहां पे? हाँ, दैट का प्रयोग दूर की एक वचन के लिए किया जाता है। और दीस का प्रयोग और दोस का प्रयोग, दोनों का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए ही होता है, लेकिन दीस का नजदीक के लिए और दोस का दूर के लिए। अब ध्यान देना इस बात पर। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट हैट इज योर्स, वह टोपी तुम्हारी है, वह टोपी तुम्हारी है। इसके साथ These cows are white, ये सभी गायें उजली हैं, उजली यानी सफेद, सफेद हैं। Those pens are black, वो सभी कलमें काली है। देखिए, हम जब इसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमको खुद समझ में आ जाता है कि यह किताब मेरी है, यह का मतलब कोई चीज हमारे पास में है और एक है, इसलिए एकदम नजदीक की वस्तु कर रहा है। दैट हैट, दैट मतलब वो टोपी, यानी वह टोपी, वह कहते ही समझ आता है वो हमसे दूर है, यानी हमसे 2-4 फलांग की दूरी पर है और रखी गई है, और मैंने किसी से कहा कि वो टोपी तुम्हारी है। अब दीज और दोज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कक्षा में एक टीचर बैठे हैं, हल्ला हो रहा है, क्लास में हल्ला हो रहा है, दूसरे क्लास में हल्ला हो रहा है, तो टीचर क्या कहता है? अरे वही लोग होंगे, वही का मतलब वही 2-4 लोग गिने चुने होंगे जो हल्ला मचाते होंगे, तो दूर से कह दिया वही लोग होंगे, तो दूर का इशारा कर दिया नहीं उन्होंने कि दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज मेक नॉइसेस, वे सभी लड़के होंगे जो शोर मचा रहे होंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि 2-3 लड़के को पकड़ कर उनके पास लाया जाए और कोई पूछे सर से कि सर किसने हल्ला किया, सर क्या कहेंगे? यही लोग तो थे, यानी यही का मतलब यही बगल में है, नजदीक है, लेकिन बहुवचन है। अब फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दिस और दीज नजदीक की वस्तु के लिए, लेकिन दिस का प्रयोग एक वचन के लिए और दीज का प्रयोग बहुवचन के लिए। पुनः दैट और दोज दोनों का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, इसमें दैट को एक वचन के लिए और दोज को बहुवचन के लिए। इसको सिंगुलर, इसको प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल की क्लास हम अलग से जब लेंगे सिंगुलर वचन में, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कब सिंगुलर किससे क्या बनता है, कब कौन एक वचन होता है, कब कौन सा बहुवचन होता है। इस कड़ी में इसको यही समाप्त करते हैं, तब अगला देखते हैं। पांचवा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ चीज निश्चित नहीं रहता है। An indefinite pronoun refers to persons or thing in a general way and does not refer to any person or thing in particular. Particular का मतलब होता है व्यक्तिगत,
यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति की तो बात की जाएगी, व्यक्ति और वस्तु की बात की जाएगी, लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं की जाएगी, किसी पर्सनल को नहीं कहा जाएगा। जैसे हिंदी में जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नोबडी इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ असंभव नहीं है। अगर हम करना चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सम आर गुड, कुछ तो अच्छे हैं। अब ये सम, यहाँ भी कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जा रही है लेकिन कुछ निश्चित नहीं है। नथिंग, यहाँ कोई चीज की बात की जा रही है लेकिन वह चीज कंफर्म नहीं, वो चीज क्या है। जैसे कहा जाए साइंस इज इम्पॉसिबल, क्या विज्ञान असंभव है? स्टडी ऑफ साइंस इज असंभव, मतलब सॉरी मुंह से निकल गया। जैसे अगर साइंस लिख दिया जाए स्टडी ऑफ साइंस इज इम्पॉसिबल, क्या साइंस की पढ़ाई असंभव है? लेकिन अब साइंस वहां नहीं है, वहां लिखा है नोबडी, किसी भी व्यक्ति और वस्तु को कंफर्म नहीं बताया गया है। देखिए नोबडी कैन डिफीट हिम, उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अगर समवन आर प्रेजेंट, कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। एवरीबडी कैन डू इट, हर कोई इसे कर सकता है। तो कोई भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की कोई इसमें मौजूदगी नहीं दी गई है, इसमें कोई भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि यही नोबडी, सम, समथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, यही सब है। इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें ध्यान दीजिए, नोट में मैंने यहाँ पर साइड में मेंशन कर दिया है, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा हो तो उसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं, उसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं, यानी अनिश्चय विशेषण कहते हैं। वहां पे अनिश्चित प्रोनाउन नहीं होगा, वहां पे अनिश्चय विशेषण होगा। जैसे सम बॉयज, अब देखिए सम है, इसके आगे बॉयज नाउन आया। सम बॉयज आर हंग्री, कुछ लड़के भूखे हैं। ऑल मेन आर फूलिश, सभी व्यक्ति मूर्ख है। ऑल के बाद आया ना मेन, मेन क्यों आया? बल्कि आदमी का तो मैन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल मैन, अगर ऑल मैन कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए ऑल मेन, क्योंकि मैन का बहुवचन होता है मेन। क्या होता है? मेन होता है। ऑल मेन आर फूलिश, सभी आदमी मूर्ख हैं। मेनी गर्ल्स हैव कम, मेनी मतलब कई, कई लड़कियां आई, कई लड़कियां आ चुकी हैं, कई लड़कियां आ चुकी हैं। तो यहाँ पे लड़कियां देखिए नाउन है, मेन नाउन है, बॉयज नाउन है, और सीधा सीधा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ये आई है, इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन ना कह करके इसे हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास सबको समझ में आई होगी, और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। जय हिंद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।